नमस्कार, स्वागत है आप सबों का स्वच्छंद आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज सौभाग्य है आपका, आपके प्लेटफॉर्म का, पूरे अपने परिवार का, यूट्यूब फैमिली का, कि हमारे साथ हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक खड़े हैं और आपको आज संबोधित करेंगे कि क्या होगी आपकी बीपीएससी के प्री के लिए, मेन के लिए अंतिम रणनीति क्या होगी, कि कैसे आप तैयारी प्रॉपर डायरेक्शन में करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे जो अभिभावक हैं और आपके इस परिवार के निर्देशक हैं, गाइड करेंगे, सब कुछ ध्यान रखेंगे और साथ में शिक्षण भी आपको, इनका जो सानिध्य है एक शिक्षक के रूप में, वो भी आपको मिलेगा। तो दो बातें मैं सबसे पहले सर के बारे में बता दूं। आप जयप्रकाश सर हैं और आप जो है ब्यूरोक्रेट हैं। विशेष आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं। और विशेष जानकारी मैं बताऊं कि आईआईटी धनबाद से आप बीटेक हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ऑलरेडी आप ऑथर हैं, नोवेलिस्ट हैं, हिंदी साहित्य के भी बड़े ज्ञाता हैं, नेट जेआरएफ से लेके जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है उसके टॉप मोस्ट तक पहुंचे हुए हैं। और उन सब से अलग जो हमारा अपना सिविल सर्विस है, उनमें आप ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमें अच्छा फील हो रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि सर के साथ मैं पोडियम आपसे शेयर कर रहा हूं। आज सर आपको बताएंगे विस्तार से अपने इस परिवार के उद्देश्य को भी और आपकी रणनीति को भी दिशा देंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे। सर की बात बहुत सारगर्भित होती है और कई सारी बातें मैं खुद भी सर से सुन के आपको पढ़ाने के क्रम में बताता रहा हूं। तो चलिए सुनते हैं सर को। सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आलोक सर को, मुझे ये अवसर देने के लिए। ये मेरा बहुत डेडिकेशन का लीजिए रहा है कि जो छात्र हैं उनको दिशा निर्देश देना। और हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि राह चलने के पहले बटोही राह की पहचान कर ले। तो रास्ते की पहचान बहुत ज़रूरी है, सही दिशा में परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम लोग सफलता से वंचित रह जाते हैं अगर सही दिशा की पहचान ना हो तो। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको सबको स्वागत करता हूं, जो भी 17वीं बीपीएससी के हमारे जो भी पीटी देने जा रहे हैं प्रतिभागी हैं। मैं आपकी अभी जिस तरह से मानसिक स्थिति है उसको समझ सकता हूं। मैं भी इन्हीं रास्तों से गुजरा हूं और ईश्वर की कृपा से सफलता भी पाई है। तो मैं अपने अनुभव से ही नहीं, क्योंकि तब रास्ते अलग थे, अभी काफ़ी परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, तो उसके मुताबिक निरंतर अपने आप को मांझते रहना पड़ता है। मैंने मांझा है आपके लिए और मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना चाहिए, मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे पढ़ाना चाहिए। और ये अंतिम समय में, जबकि आखिरी दौर है, सितंबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित किए जाने की आशा है, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कहाँ से शुरू करें। तो मैं आपको, जिसको हैंड होल्डिंग बोलते हैं, उंगली पकड़ के सिखाना मैं कोशिश करूँगा, सिखाऊं। क्योंकि जैसा कि कहा कि मैं अभिभावक की भूमिका में हूँ, तो एक पंच परमेश्वर जैसी कहानी है कि जिस आसन पे आप बैठ जाते हैं तो महती जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। तो आपका ज़्यादा समय बाहरी बातों में न लेते हुए सीधे मैं बीपीएससी का सबसे सर्वप्रथम आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, उसको कैसे पढ़ेंगे उसका ज्ञान होना चाहिए। और एक जिसको पढ़ते हैं कि पढ़ना भी एक साइंस है, साइंस ऑफ टीचिंग तो सब लोग जानते हैं, पेडागोजी कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र, लेकिन साइंस ऑफ लर्निंग किसे बोलते हैं लोग नहीं जानते हैं। तो साइंस ऑफ लर्निंग को मैथेटिक्स बोलते हैं, जो भारत में नहीं पढ़ाया जाता, कि लर्निंग का भी एक साइंस है। तो कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप जीके जीएस पेपर है आप पढ़ पाएंगे, उसी के बारे में बताना मेरा उद्देश्य है। और हम लोग बहुत मेहनत करके आपके लिए क्रैश कोर्स लाए हैं, जिसका सबसे सार बिंदु है कि पूरी तरह से सिलेबस पे फोकस होकर पढ़ना, वो ही पढ़ाई आपके लिए सार्थक होगी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार हम सब सारे सिलेबस को देख लें कि सिलेबस किस तरह से हमारा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सिलेबस में सबसे पहले जनरल साइंस आपको पढ़ना चाहिए। क्यों कि जनरल साइंस वो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आपको अगर पढ़ लिया तो कम मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स
आपको प्राप्त होगा। और ये जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सटीक टाइप का है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि भौतिकी पढ़ना है तो आपको भौतिकी का विशेष ज्ञान नहीं चाहिए। भौतिकी में जो दैनिक जीवन का विज्ञान है वो आपको पढ़ना है। बच्चे पूरा एनसीईआरटी की किताब पढ़ने के लिए बोल दिया गया है तो वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी की पूरी किताब पढ़ने लग, नहीं, जो दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग है वही बीपीएससी में पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आसमान नीला कौन है, और उसका 4 कारण बता दिया जाएगा। चारों कारण में आपको बताना होगा कि विकिरण के कारण। ये यूपीएससी के पीटी में, बीपीएससी के पीटी में ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है। तो ये आपको 4 कारण बता दिए जाएंगे कि अपवर्तन के कारण है, विकिरण के कारण है, विवर्तन के कारण है। तो ये आपको बहुत डीप में नहीं जाके एक जो मूलभूत ज्ञान हर एक नागरिक से अपेक्षा किया जाता है वो ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जनरल साइंस के लिए मेरा ये कहना है कि एनसीईआरटी का आप देखिएगा टॉपिक में जहाँ दैनिक जीवन में विज्ञान करके जो है वो आपको सारा टॉपिक देख लेना है। उसका नोट्स आपने अगर ऑलरेडी बनाया है तो ठीक है, अन्यथा आपको हमारा नोट्स वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज आपको गाइड करेगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये ज़रूर मेरी सलाह है कि इसमें ज़रूर प्रतिभाग लें, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं जाएंगे कि वास्तव में प्रैक्टिकल फील्ड में क्या होता है तो आप नहीं बता पाएंगे कि किस तरह से कौन सा प्रश्न आता है। तो प्रैक्टिकल, जैसे कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दिया, पहले से क्लासरूम नहीं लिया, तो इसी तरह युद्ध का मैदान क्या है, टेस्ट सीरीज है। तो उसमें आपको जाना है और वो टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस के लिए भी 11 अगस्त से हमारी टेस्ट सीरीज है। तो पूरा सिलेबस कवर है, आप ध्यान देंगे। हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, इकोनॉमिक्स, तो इस तरह पूरा सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया। सिलेबस और हमारे टेस्ट सीरीज को मैच कर सकते हैं, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। 100% आपको कवरेज हमारे यहाँ मिलेगा और एकदम सटीक, न उससे ज़्यादा न उससे कम। तो ये टेस्ट सीरीज में आप प्रतिभाग लें और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो वापिस हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ से, और आप सिलेबस देख मैं अगला जनरल साइंस से मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा आपको। मैं साइंस बैकग्राउंड का ही रहा हूँ तो इसमें आपको बताऊँगा कि ये टफ नहीं है। जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने आर्ट्स पढ़ा है +2 में, वो बड़ा डर लगता है कि साइंस में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साइंस जो आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक है, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, ये आर्ट्स टाइप का है। साइंस है लेकिन ये आर्ट्स है, आपको सिर्फ इसलिए इससे डरना नहीं है। ये क्या क्या टॉपिक कवर करना है नोट कर लीजिए। जैसे आप इसको 4 भाग कर लें, 4 भाग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और चौथा जो पार्ट है आजकल इन्वायरमेंटल साइंस को भी विज्ञान में ही रखें, ये पर्यावरण विज्ञान इसको बोल लें। ये 4 टॉपिक इसमें आपको कवर करना है। तो जीव विज्ञान से अगर शुरू करें जो सबसे आसान है, तो सबसे आसान से शुरू करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पढ़ने की पद्धति हम लोग ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। आप कठिन टॉपिक को ही पहले चुन लेंगे तो हतोत्साहित हो जाएंगे। आपको लगेगा कि इतना कम समय में, आपके पास देखें तो ढंग से 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आपको लगेगा पूरा नहीं होगा, लेकिन आसान टॉपिक लेंगे तो तुरंत पूरा हो जाएगा। तो इससे एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड बनेगा कि भाई ये तो मेरा ख़त्म हो जा रहा है। तो आपको जो कठिन वाला भी आप बहुत कम समय में, तो सबसे आसान टॉपिक है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में भी बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ाई करें, इधर उधर अभी जाने का, क्योंकि अंतिम रणनीति है, आखिरी फेज है, तो इसमें बहुत इधर उधर जाने का समय नहीं है। बहुत सारा सिलेबस कवर करने का मोह न पालें, बिल्कुल स्पेसिफिक पिन पॉइंट आपकी पढ़ाई, फोकस पढ़ाई होनी चाहिए। तो आप जीव विज्ञान में सबसे पहले जो रोग हैं और उसके कारणों का अध्ययन कर लें, और पूरा उसका लिस्ट हर जगह किसी भी किताब में मिल जाता है, हमारे भी नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें रोग और उसके कारण के बारे में जान लें।
उसके बाद फिर टीका पे आ जाएं, वैक्सीन पर किस टीके का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। तो ये सब जो आसान पहलू होते हैं जिसमें समझने का कोई पहलू नहीं है, मेमोरी वाली बात है, इसको रटना है, लेकिन थोड़ा समझ कर रटेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। उससे क्या फ़ायदा होता है, समझ के रटने से मेरा तात्पर्य क्या है कि याद करते वक्त आप इसको क्रोनोलॉजिकल याद कीजिए। ज़्यादातर किताबों में मैंने देखा कि वो ऐसे ही दिया हुआ है कि ये टीका रैंडम, आप रैंडम नहीं, इसको सजा लें। जिस टीके का आविष्कार पहले हुआ उसको पहले रखें और जो सबसे बाद में हुआ है, इससे आपको क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगा। इस पद्धति से लोग नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा दिमाग की बनावट ऐसी है, साइकोलॉजी में पावलो वगैरह का पढ़ेंगे कि अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकल पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो आप क्रोनोलॉजी में कोई भी सजा लें, जैसे रोग का ही सजाना है तो उसको सर के तरफ से रोग लें, उसके तरफ पैर का रोग का सबसे आखिरी में रखें, तो देखिएगा कि एक लॉजिक है, दिमाग लॉजिक पसंद करता है, आपको याद रहेगा। ये मेरे इस टिप्स को याद रखिए, ये कोई भी आपको गुरु नहीं देंगे, मैंने बहुत तपस्या से ये सूत्र आपके लिए निकाले हैं कि भाई लॉजिक ऑर्डर रखिए हर चीज़ में। जो भी रैंडम, आप कोई भी किताब लें तो रैंडम दिया हुआ है कि भाई इसका ये होता है, किसी में ध्यान नहीं रखा गया कि भाई क्रोनोलॉजिकल लें, चाहे सर से पैर की तरह। आप रोगों का वर्णन देखेंगे तो ऐसे दिया हुआ है, लेकिन आप क्या कीजिए, सर के रोग को लीजिए, फिर ईएनटी का रोग के लीजिए, गला लीजिए, फिर नीचे। आप इस क्रम में सजा के एक बार देखिए, आपको तुरंत याद होगा, क्योंकि मस्तिष्क हमारा ऑर्डर को पसंद करता है, कविता को, रिदम को पसंद करता है, तो उसमें एक रिदम आ जाएगा। तो ये याद करने का टिप्स है आपको जीव विज्ञान का। फिर जीव विज्ञान में अंगों के बारे में भी, पाचन तंत्र के बारे में, माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ऐसा बीपीएससी में सवाल आता है। तो जितने गोल्जी का है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, जो रूडिमेंट्री ज्ञान होता है, आप किसी भी 8वीं 9वीं 10वीं की किताब से न पढ़ें, उस सिलेबस से बाहर है। 8वीं की किताब सफिशियंट है, या कोई गाइड ले लें। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि गाइड, इंपॉर्टेंट क्या होता है उसको पढ़ना। और 8 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 8 बार आप पढ़ें। इस सूत्र को जरूर याद रखें। तो उससे आपको एक शरीर के किस अंग का क्या काम है, शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो इसमें 2 पार्ट है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, यानी शरीर की बनावट, कितनी हड्डियां हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, ये हो गया। एक पार्ट याद कर लें, उसको घालमेल न करें। एक पार्ट याद करें बनावट को, जिसको एनाटॉमी बोलते हैं। दूसरे पार्ट में किस अंग का क्या कार्य है, ये याद कर लें, ठीक है। तो इससे आपका जीव विज्ञान कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा बीपीएससी में नहीं आता है। लोग सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते हैं तो वो कठिन हो जाता है। आप सिस्टमेटिकली बांट के, वर्गीकृत करके पढ़ेंगे तो देखिएगा आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। फिर हम लोग चलते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। मतलब हमेशा कोशिश कीजिए कि आसान से, हाँ, तो उससे थोड़ा कठिन क्या है, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में आपको, आप जानते ही हैं, केमिकल नाम आता है, विटामिन B12 का केमिकल नाम आ जाएगा, जो जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ बायोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। यानी आप बायोलॉजी से अचानक रसायन में मत आइए, जो बीच का बिंदु है उससे होते हुए आइए। तो बीच का बिंदु क्या है, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या आता है कि जो आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक चीज है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, इसका क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम गारंटीड है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, हर साल एक क्वेश्चन ऐसा जरूर से जरूर आता है। तो वो क्वेश्चन क्या है, जितने भी, जिसको भोजन के अवयव बोलते हैं, 6 अवयव है, 6 कंपोनेंट ऑफ आपके जो फूड्स हैं, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का नाम रट लीजिए, उसमें क्या क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन कैसे होता है वो रट लीजिए। फिर उसके बाद आप याद कर लीजिए कि विटामिन जितने हैं उसका केमिकल नाम क्या है, विटामिन 12 का केमिकल नाम क्या है, विटामिन 1 का केमिकल, और उसी के साथ आप बायोलॉजी भी जोड़ सकते हैं। आपको याद आ जाएगा कि मैंने पढ़ा था कि किसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये पूरा जुड़ा हुआ है सारा चीज़, कोई चीज़ अलग अलग नहीं है। तो जोड़ के आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी निरंतर मिलेगा, कंटिन्यूटी मिलेगी, तो उससे आपको आसान लगेगा। जब आप इक्लेक्टिक तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर मस्तिष्क उसको नहीं लेना चाहता है। मस्तिष्क क्या एक्सेप्ट आपका करता है, जुड़ा हुआ लॉजिकल चीज़। आप देखते हैं कि कुछ नाम याद हो जाते हैं, कुछ याद नहीं याद होते हैं। क्यों ऐसा होता है, जिसमें आपकी रुचि है वो याद हो जाएगा, और जिसमें आपको चाइनीज नाम बोला जाए तो याद नहीं होगा, आपको भारतीय नाम तुरंत याद, क्योंकि उसमें आप पले बढ़े हैं, वो आपको
ज़्यादा स्वाभाविक लगता है। एक चाइना के आदमी के लिए भारतीय नाम याद नहीं होगा, तो आपको उसको परिचय, उसको अपना लेना है, घर का सदस्य बना लेना है बायोलॉजी को। तो केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री के बाद आप ऑर्गेनिक जितना है उसका हल्का ज्ञान कर लीजिए, अल्कोहल ग्रुप का, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का, पॉलीथीन का क्या फार्मूला होता है, दैनिक जीवन में उसका क्या योग है, फिनाइल का केमिकल फार्मूला क्या है, दैविक जीवन जिसको बोलते हैं कि दैनिक जीवन में केमिस्ट्री। तो दैनिक जीवन में केमिस्ट्री कहाँ है, आप साबुन यूज करते हैं तो बीपीएससी पूछ सकता है। आजकल बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड है ये यूपीएससी को छू रहा है ना। तो यूपीएससी को छूने के कारण वो सौंफ के बारे में पहले पूछता था कि सौंफ क्या है, अपने आप में एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, क्या है सौंफ केमिकली। अब यहाँ तक पूछ दिया जाता है कि सौंफ का क्वालिटी कैसे नापा जाता है, टोटल फैट जो कंटेंट दिया रहता है हर साबुन के ऊपर उसका क्या मतलब है, तो फैट कंटेंट ज़्यादा होने से साबुन अच्छा होगा या कम होने से अच्छा होगा। तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए कि ज़्यादा होने से किसी सौंफ, डोव का सौंफ का टीएफसी ज़्यादा है तो वो अच्छा साबुन है। तो उसका क्या मतलब होता है फैट कंटेंट का, कि फैट कंटेंट बढ़ने से वो अल्कलाइन होगा या एसिडिक हो जाएगा। ये सब थोड़ा आजकल डीप में जाने का सुपरफिशियल नहीं होगा, पहले हो जाता था रट के, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अभी बीपीएससी थोड़ा सा यूपीएससी को छू रहा है। इसके बाद केमिस्ट्री में ये सब जब पढ़ लिए तो इससे ज़्यादा नहीं आता है, इसी को याद आप कर लें तो आपके ज़्यादातर, क्योंकि पीटी का कोई मेरिट नहीं है, क्वालिफाइंग है, तो इसमें बहुत विस्तृत नॉलेज करने का जरूरत नहीं है। जितना पढ़े ठोस पढ़े कि उतना गारंटी हो कि आ जाएगा। यानी आपको 150 में 120 गारंटी से आए वो ज़्यादा अच्छा है कि 150 में 150 80% पॉसिबिलिटी के साथ आए। तो 100% गारंटी के साथ 110 ज़्यादा अच्छा है 60% गारंटी के साथ 150। इस बात को याद रखिएगा। इसी के अनुसार तैयारी करना है, यानी सिलेक्टिव अंतिम जो हम लोग आ गए दौर में, तो अभी सिलेक्टिव स्टडी करना है कि हम क्वालिफाई कर जाएं। आपको 150 में 150 टॉपर बनने सब सही ये रणनीति नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री में मैंने बहुत कम्प्रिहेंसिव नहीं बताया, इतना पढ़ लीजिए आप पीटी के लिए काफ़ी है। अब आगे भौतिक विज्ञान आता है, तो भौतिक विज्ञान में आपको कार्य कारण ज़्यादातर आता है, ज़्यादातर जो उपयोग है, जो इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, कि आपको आ सकता है कि जो गेंद का गति नापते हैं, आजकल डीप में चला जा रहा है, तो क्या पूछ सकता है कि क्रिकेट में बॉल का जो स्पीड नाप लेते हैं, तो इतना स्पीड से जाता है कि उसको तो आप मैनुअली नहीं नाप सकते हैं, तो कैसे नापते हैं, किस पे आधारित है, तो वो डॉपलर इफेक्ट पे आधारित है। तो ये जो विशेष चीज उपयोग जो भौतिक विज्ञान का दैनिक जीवन में, एक्सरे, सोनोग्राफी, ये सब दैनिक जीवन में उपयोग होता है। तो आपको अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है, थ्योरेटिकल वाले से मतलब नहीं रखना है। आपको कोई न्यूटन्स लॉ नहीं पूछने जा रहा है, या कोई पूछ भी दिया इस टाइप का क्वेश्चन सेटर बीपीएससी एक आध निकले तो उसको छोड़ दीजिए। हमको तो सेलेक्टिव करना है, पास होने से मतलब है। अब हम लोग आ जाते हैं, आप सिलेबस में देख सकते हैं कि चेंजेज इन इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत छोटा टॉपिक है। बिहार का जो इकोनॉमी का इतिहास है वो इतना छोटा है कि आपको वो टिकट जो ट्रेन का होता है उसके पीछे आप उसका नोट्स बना सकते हैं, इतना छोटा है। इसलिए इससे क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता तो उसका बड़ा होता है, परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, गरीबी बना रहा, कोई खास विकास हुआ ही नहीं। तो आपको सिर्फ इसमें ये जान लेना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार में विकास नहीं होने के क्या कारण रहे। तो एक तो हिस्टोरिकल कारण रहा कि बिहार गुलामी के कारण सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, तो सबसे ज़्यादा उसी को दंड दिया गया। सेकेंड, पॉलिटिकल विल वार की कमी रही, तो उसमें ये सब क्वेश्चन कभी कभी कठिन आ जाता है, जिसमें टिक मारना कठिन हो जाता है, सब्जेक्टिव जजमेंट टाइप का। तो उसमें आपको ऐसा जो सरकारी पॉलिसी के अनुकूल हो उसी को टिक मारना चाहिए। तो आप हिस्टोरिकल कारण मारें अगर ऐसा कारण आ जाए तो। और दो, क्या क्या चेंजेज आया, फिर भी चेंज आया है, हरित क्रांति का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा वो नोट कर लें। फिर उदारीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव आया, बिहार में भी विकास की बात। और थोड़े बहुत लिमिटेड उद्योग धंधे हैं, कुछ रेल के कारखाने हैं, एक थर्मल पावर है, जो कि बिहार स्पेशल में आप पढ़ते ही हैं। तो वो सब आपको बिहार स्पेशल का जो हमारा टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको उसका ज्ञान हो जाएगा, बहुत आसान है। जनरल मेंटल एबिलिटी तो ऐसी चीज़ है
कि हमारे जो बीपीएससी के विद्यार्थी हैं ऐसा आरओ का एग्ज़ाम देते रहते हैं, कुछ लोग एसएससी का भी देते हैं, तो इससे वो परिचित होते ही हैं। तो जनरल में मेंटल एबिलिटी के कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस वाला पेपर है। तो इसके लिए तो मैं यही सलाह दूंगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, इसको बिल्कुल पढ़ने की कोशिश ना करें, ये प्रैक्टिस का है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थोड़ा बहुत जो फार्मूला होता है, जो मैथ पे आधारित सवाल आते हैं, उसको आप याद कर लें, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो टिपिकल टाइप का मैथ है वो रिपीट करता है बीपीएससी वाला, तो आप उसको रट लें। आजकल डिजिटल पे ज़्यादा आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से आप नोट कर लें कि डिजिटल से 3 सवाल जरूर आएंगे। डिजिटल एनालिसिस मतलब कि आपको 4 डिजिट का नंबर दे दिया जाएगा, 1-2 डिजिट से गुना कर दिया, और डी आ गया एक ही डिजिट वाले, तो ABC बताओ। इस तरह के सवाल अब यूपीएससी बीपीएससी में बहुत, तो डिजिट वाले सवाल आपको मालूम होने चाहिए कि डेसिमल प्रणाली में डिजिट कैसे 10A + B + C दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, उसका अगर रूडिमेंट्री यानी बेसिक नॉलेज भी है तो आप कर लेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी आपको बहुत, और ज्योग्राफी के स्टालवार्ट हमारे कोचिंग में आपको मिलेंगे अलेक्स सर, अभी जिनसे आप रूबरू थे, तो इसके लिए तो मतलब महासागर है आलोक सर, और जिसको कहते हैं कि प्रस्तुत प्रश्न पे आलोक डालो, तो ये ज्योग्राफी पे काफ़ी हैं, और ये इसके लिए मैं उनका नाम रेकमेंड करता हूँ। और ये इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये भी और ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अनुपात में आपको उस पर टाइम देना है। तो अगर आप टोटल 10 घंटे टाइम देते हैं पढ़ने के लिए एक दिन में, तो मैं कम से कम बोलूँगा कि 2 घंटे सिर्फ ज्योग्राफी को दें। कि आपको भी मालूम है, आप एक कोई बच्चे नहीं हैं जो कम से कम ग्रेजुएट होता है, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देता है, तो उसको इतना मैच्योर, इतना पर्याप्त उसकी उम्र होती है, उसकी वयस्कता होती है, प्रचार परिपक्व होता है कि वो खुद ही डिसाइड कर ले कि कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उसी अनुपात में 2 घंटे आप जरूर दें, यानी 1/5 20% टाइम आपको ज्योग्राफी को डिफोट होना चाहिए, और 20% हिस्ट्री को। इसमें कोई दो मत नहीं है, ये पक्का वाला थ्योरम टाइप का इसको मान के चलिए। इतना 40% टाइम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जरूर आपको देना है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स यानी इंडियन पॉलिटी, ये एक साथ आता है, एक टाइप का, थोड़ा इसमें रटने का एलिमेंट ज़्यादा है, तो इसका पढ़ने का अलग पद्धति होगा। थोड़ा इसको समझने का इतना जोर नहीं देना है, लेकिन जो इसके ऊपर था इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इसको थोड़ा समझ के पढ़ें। तो इसमें इंडियन पॉलिटी में सबसे ज़्यादा जोर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देना है। कॉन्स्टिट्यूशन में संभव हो तो हर आर्टिकल में क्या विषय संक्षेप में याद कर लें, और नहीं संभव हो पा रहा है आपसे, यथाशक्ति कहा जाता है यज्ञम विधेया, कि यथाशक्ति हम लोग देवता को अपना नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो उसी तरह यथाशक्ति ही आप मेहनत कर पाएंगे। तो अगर ये संभव नहीं है पॉलिटी में, तो कम से कम रेंज याद कर लें कि 1 से 4 तक क्या है, मतलब एक टाइप का टॉपिक चैप्टर वाइज आपको, कि 1 से 4 तक क्या है, कि राज्यों के बारे में है, संघ के बारे में है, और उसके बाद 5 से लेके 13 तक क्या है, फिर 14 से लेके आपको 32 तक एक टाइप का है, 33 से नीति निर्देशक तत्व है, 51A में फिर जाके आपका कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, पहले 10 थे अब 12 हो गए, तो ये सब डिटेल्स याद कर लें। उसके बाद आपको संघ के बारे में, फिर 85 अटॉर्नी जनरल। तो इस तरह, जिस तरह मैं तो पॉलिटी नहीं पढ़ाता, फिर भी मुझे याद है, तो उम्मीद है कि आप भी जरूर याद कर लेंगे। जो रेंज है, और 395 है अगर ABCD ना गिने, और ABCD गिने तो 444 है। तो इस तरह टोटल कहाँ क्या है, एक मोटी आइडिया। और अनुसूचियों का भी ज्ञान कर लें कि किस 9वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं में क्या है, भाषाओं के बारे में पहली में क्या है। तो अनुसूचियों सहित एक संविधान के रेंज का ज्ञान, तो इंडियन पॉलिटी से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। संविधान के आधार पर चुनाव लड़ाए जाते हैं बच्चों, तो इससे कि संविधान बचाओ, और इससे चुनाव का रिजल्ट तक प्रभावित होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस आपके ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो इस सब्जेक्ट को एकदम पूरा कंठस्थ कर लें। और इसके बाद जो है, मतलब ज़्यादातर बच्चे इसको मुखस्थ करते हैं, नहीं, मुख से आगे आपको कंठस्थ करना है यहाँ इसको, बल्कि उससे भी आगे जाके इसको हृदयस्थ कर ले तो आपका PT पास करना गारंटी हो जाएगा। ये 3 लेवल तैयारी के होते हैं,
तो ये अंतिम लेवल है, अंतिम परिणति है। इसलिए तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप मुखस्त करें, कंठस्थ, फिर हृदयस्थ कर लें, तब उस सब्जेक्ट से आगे बढ़े और मेहनत करें इसमें। उसके बाद आपका हिस्ट्री मैंने बता ही दिया कि 20% है ना। और हिस्ट्री वगैरह के बारे में बड़ी अफवाह फैलाई दी गई कि हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, ये दिन को याद किया रात को सफा, कि रात को भूल जाते हैं। तो इससे एक डर कायम कर दिया गया, लेकिन ये डर सही नहीं है। इसको हम मैं अक्सर बोला करता था कि भारत में लोग विज्ञान को भी आर्ट्स की तरफ पढ़ते हैं, जबकि आर्ट्स को भी विज्ञान की तरफ पढ़ो। तो मेरा ये नारा, आप हिस्ट्री को भी आप समझ के पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें भी एक हिस्ट्री का जो फादर था वो हीगेल था, एक जर्मन दार्शनिक। तो उसने दिखाया कि नहीं, हिस्ट्री में भी एक टेलियोलॉजी, एक अनुक्रम है, ऐसा नहीं कि घटनाओं का संयोग मात्र है। आजकल उस विचारधारा को त्याग किया गया, हिस्ट्री में भी कार्य कारण संबंध है। तो उस लय के साथ किसके कारण हुआ आप पढ़ेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे पहले माना जाता था कि भाई अहिंसा इसलिए आ गया, महात्मा बुद्ध धर्म का इसलिए जन्म हुआ क्योंकि वो अहिंसा के थे, उनको ऐसा लग गया। लेकिन आज क्या माना जाता है कि नहीं, इसका कारण है कि उस टाइम में कृषि का आविष्कार हुआ था, कृषि के लिए बैलों की जरूरत थी, इसलिए बैल को मार दिया गया, तो कृषि कैसी होगी। तो इसीलिए लौ युग के टाइम में ही बौद्ध धर्म। तो ये आजकल लॉजिक से पूरे हिस्ट्री को, जब हिस्ट्री को लॉजिक से देखेंगे तो ये भी जो दिन को याद नहीं किया रात को सफ़ा नहीं होगा, जिंदगी भर आपको हिस्ट्री याद रहेगी। बस उसको साइंस की तरफ पढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है तो मैं आजकल हिस्टोरिकल साइंस बोलता हूँ, वो भी एक साइंस है। हीगल के दृष्टिकोण से उसको आप पढ़िए, टेलियोलॉजी से। यही हिस्ट्री में और सिलेबस से सब लोग परिचित हैं कि हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। विशेष आपको जोर देना है इसके ऊपर कि जो बिहार का हिस्ट्री, बिहार में हुल, जो खासकर जो विद्रोह हुए, स्वतंत्रता, आपको कैसे पढ़ाई करना है, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट। आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए, कि टाइम कम भी रहे तो चलो छूटेगा तो लेस इम्पोर्टेंट छूटेगा। इसलिए मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि बिहार का जो स्वतंत्रता संतोलन में आपको 80% प्रश्न उसी से आते हैं। मैंने उसका विश्लेषण किया है परिश्रम पूर्वक, तो मैंने पाया कि बिहार का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान महती है, मतलब दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है उसका योगदान। जैसे पंजाब ये सबसे तुलना करेंगे, इसी के कारण अंग्रेज ज़्यादा खपा थे बिहार से, तो हम लोग का विकास नहीं हुआ। तो उसमें आप ये हुल से लेके, संथाल से लेके जितने विद्रोह बिहार में हुए, क्योंकि पहले वो बिहार का ही पार्ट था तो बिहार के हिस्ट्री का भी पार्ट बन जाता है। और जो जयप्रकाश नारायण, इन लोगों का भी योगदान, समाजवादी लोगों का, राहुल संस्कृतायन का योगदान रहा, जगत नारायण जी का योगदान रहा। अब बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों को इतने हम लोग नहीं जानते, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग की हिस्ट्री किताब बायस्ड होने के कारण बंगाल के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ाई हुआ, नहीं तो भगत सिंह और पंजाब, तो बिहार छूट जाता है। तो आपको स्ट्रेट फोर्ट लेके कि बिहार में फूलेने यादव जैसे स्वतंत्रता सेनानी हम लोग नाम ही, और वो पूछ देता है। जैसे एक बत्तख मियाँ के बारे में आ गया कोई, अरे कहाँ से आ गया, तो बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। और आजकल पिछड़े जाति पसमानदा मुस्लिम का आंदोलन चल रहा है, तो आपको लेटेस्ट तहरीक और आंदोलन से परिचित होना होगा। तो आपको हिस्ट्री का भी, तो इसीलिए दिमाग लगा के पढ़ने, अप्लाई योर माइंड वाइल रीडिंग। इसलिए बिहार किससे जो रेलेवेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 80% उसमें डिवोट करें, और मोटा मोटी वाले लिहाज से आप भारत का भी इतिहास पढ़ ले, चाहे उसी के पर्सपेक्टिव में आप बिहार को समझ पाएंगे। इट विल गिव अ सिलहौटी, ए बैकग्राउंड, ए बैकड्रॉप फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ बिहार, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बच्चे पजल हो जाते हैं। अभी 2-3 बच्चे मिले जो अदरवाइज काफ़ी ब्रिलियंट है, लेकिन सर बोले कि इसमें बड़ा दिक्कत होता है करेंट अफेयर में। तो करेंट अफेयर बड़ा टिपिकल, पूरा समुद्र है, उसमें क्या पढ़े। हनुमान जी पजल जैसे हो गए कि संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगा, पूरा पर्वत। और ज़्यादातर जो गाइड भी है कोचिंग संस्थानों के, पूरा समुद्र दे देते, उसको पढ़ने से एक एक सवाल आप कर पाएंगे। मैं उसकी बुराई इस लिहाज से नहीं करता है कि उसमें कुछ भी छूट गया, एक एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ मिले। लेकिन वो गाइड पढ़ने का सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि इनपुट की, आपका बहुत अच्छा सामान आपने खरीदा लेकिन करोड़ों लग गए तो वो अच्छा सौदा नहीं कहा जाएगा। जो कॉस्ट लग रहा हुई, तो ये पूरा अगर आप पढ़ें
तो आपका पूरा टाइम 2 महीना करंट अफेयर का गाइड पढ़ने में चले जाएगा। इतना मोटा गाइड उन लोगों ने बना दिया, ये अच्छा नहीं है, बेवकूफ़ी भरा ये अप्रोच है। हमको तो सिलेक्टिव पढ़ना है। तो सिलेक्टिव कैसे पढ़े, इतनी सारी घटनाओं में कौन सी महत्वपूर्ण घटना है कैसे समझे। तो पहला कसौटी मैं आपको दे रहा हूँ, फुरकान कसौटी क्राइटेरिया जो बोल लीजिए वो ये है कि जो बिहार से संबंधित है। और बिहार से संबंधित में क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट जैसे कि कोई एसडीएम है उसका न्यूज आ रहा है कि उसका पति को छोड़ दी, तो ये सब न्यूज बिल्कुल पर्सनल वाला। आपको 2 ही न्यूज इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटिकल और आर्थिक, जिसमें हम लोग का मन नहीं लगता है, हम लोग को पर्सनल में लगता है। तो आप सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक समाचार पढ़ें और उससे समय बच जाए तो सांस्कृतिक समाचार क्या होता है, कोई खेल से संबंधित, वो भी खेल और संस्कृति एक पार्ट में आता है। और संस्कृति से रिलेटेड क्या होता है, बिहार ने कुछ मान लीजिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई संस्थान बना, कोई यूनिवर्सिटी बन गई, तो ये शिक्षा और संस्कृति के टॉपिक में, तो उस पर जरूर ध्यान दें। अगर जैसे फिलहाल में नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार और उद्घाटन हुआ, तो ये सब आपको नोट कर लेना चाहिए। फिर बिहार का संस्कृति दल जाता है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जापान जा रहा है बौद्ध लोग बिहार से, या बौद्ध लोग आ रहे हैं, कोई सांस्कृतिक समझौता सरकार कर रही है दूसरे देश से, इसको जरूर नोट करेंगे। तो ये 3 टॉपिक कवर कर ले। राजनीति में क्या गया, अभी बिहार में नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री कौन बने और उप मुख्यमंत्री सब नए बने, जैसे सम्राट चौधरी, तो इनका नाम जरूर आप देख लें। शिक्षा मंत्री का नाम जरूर, अगर हर मंत्री का नाम देखना संभव नहीं है, फिर भी उप मुख्यमंत्री कौन बना है, उस कौन बने, 2 बने तो दोनों का नाम, शिक्षा मंत्री कौन बने, पुलिस मंत्री कौन बने, जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय माने जाते हैं 6, उसका नाम आप जरूर देख लें। तो उसके बाद से आप देखेंगे कि नेशनल इवेंट की बात आती है, तो नेशनल में भी समसामयिक जो घटना चक्र है उसमें जो अभी फिर से सरकार बनी है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बजट आया है हाल फिलहाल में, तो बजट, और हाल फिलहाल से मेरा मतलब है 1-1.5 साल तक का आपको। और जैसे जैसे समय पीछे जाएंगे वैसे वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही जैसे बहुत पीछे चल गए तो 2 साल का बजट थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उसका सिर्फ टोटल आपका आंकड़ा जानना जरूरी है। लेकिन 2 दिन पहले हुआ है तो आपको शिक्षा पे कितना बजट है, उसके अंदर जाके माध्यमिक शिक्षा का भी बजट परसेंटेज जानना चाहिए अगर निकट भविष्य का है। जितने दूर जाएंगे उतने मोटे आपको तौर पर सिर्फ याद करना होगा। तो ये आप ख्याल रखें। तो आपको बिहार और राष्ट्र से संबंधित या इंटरनेशनल जो इवेंट हो रहा है उसमें G20 जैसे हाल में हुआ, या 2 साल पहले का यूक्रेन युद्ध है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, बहुत पुराना हो गया, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि उसकी अवधि क्या थी, कौन कौन उसके जो राष्ट्रपति थे जिनके बीच में विवाद था, व्लादिमीर पुतिन था ना कौन था। इसके बाद आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में पहले ही चर्चा कर दिया कि बिहार में इसका महती योगदान है। इसके अलावा मूवमेंट में क्या पढ़ना चाहिए इंडियन, तो इंडियन मूवमेंट आप 1857 से शुरू करते हैं, आजकल धोखा हो जाता है। आज थोड़ा एक सिलेबस जब देखिएगा, प्रश्न देखिएगा, तो एक बदलाव आया है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए एक इसको मैं कंक्लूड करूंगा, अपनी बात को पूरी करूंगा, मुकम्मल करूंगा। वो ये है कि आप पुराने, अब आजकल जो आदिवासी विद्रोह हुए, जो आप देखेंगे कि अभी अमृत वर्ष चल रहा था, इसके अवसर में सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर एक बड़ी बृहदाकार एक किताब छापी। तो सरकार का किताब जैसे इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं देता, हम लोग गाइड में भटकते। सरकार अपने किताब से जरूर पूछती है, उससे सरकारी दृष्टिकोण पता चलता है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन सेटर हैं उसी सरकार से आते हैं, मैं आपको बता दूं, और उसी दृष्टिकोण। तो अभी यूपीएससी में पिछले साल लोग बोले बहुत कठिन क्वेश्चन है, क्यों? उन्होंने सरकारी दृष्टिकोण नहीं देखा कि सरकार क्या चाह रही है कि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हुआ उसका भी नाम आप जाने। ये जैसे गुंडा हम लोग बोल देते हैं, जबकि गुंडा क्या है, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम गुंडाधुर था, तो गुंडा एक्ट उनके नाम पे आया, तो अंग्रेजों की नज़र में गुंडा बुरा शब्द हो गया, लेकिन हम लोग उसी को चला रहे हैं, जबकि हमारी नज़र में वो अच्छा शब्द होना चाहिए। तो सरकार ने उनकी जीवनी छापी। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो आपका थोड़ा जाके आप पढ़े सरकार की किताब, तो आपको नॉलेज हो जाएगा, फिर आपको कठिन नहीं लगेगा पीटी। और इसी का
आपको अनुकरण करता है यूपीएससी का बीपीएससी। तो आपको इंडियन मूवमेंट में 1857 का प्रचलित था, चूंकि उसमें वामपंथी सरकारों का बोलबाला था, लेकिन अब आपको 16वीं ईस्वी से याद करना होगा कि कौन लड़ रहा था। आदिवासी लड़ रहे थे। 1857 पहला विद्रोह नहीं है। आप संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह का समय सीमा लिखिए, देखिए सब पीछे आपको 1800 ईस्वी से ही लोग लड़ना शुरू कर दिए थे। 1750 में आदिवासी लड़ रहा था, छत्तीसगढ़ का, यहाँ के लोग लड़ रहे थे। तो पहले उनका नोटिस नहीं ले गया। अनसंग हीरो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उनको बोला। तो उन अनसंग हीरो को भी बहुत डिटेल में नहीं, संक्षेप में जरूर पढ़ लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि 3 क्वेश्चन उससे जरूर आएगा। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना ये प्रीलिम एग्जाम के लिए। शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं खुद भी आज पहली बार जो ये गुंडा एक्ट और गुंडा धूल के बारे में जीवन में पहली बार सुना हूं सर, और बहुत बच्चे भी बहुत कुछ आपसे लाभान्वित हुए होंगे। और जो अनुभव है वो पुस्तकों में नहीं मिलती। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। उसमें पंक्ति है कि पुस्तकों में नहीं लिखी होती ये कहानी। ठीक है, और ये किसी की जुबानी ही आपको पता चलेगी। पंक्ति पढ़ेंगे आप तो आज मुझे वो कविता चरितार्थ होते हुए दिखा सर। थैंक यू सो मच सर। आपको भी सर को धन्यवाद करना है। कमेंट सेक्शन में आप सर के प्रति जो आपने सुना, जो समझा, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर धन्यवाद ज्ञापन लिखें, ताकि सर को मैं दिखाऊं कि सर बच्चों ने सुन के ये सारा कुछ आपके लिए लिखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको भी। और अपने इस संस्थान को अपना परिवार मानिए और इस प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाइए, ताकि हम जो भी हमारे श्रेष्ठजन हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, और जो हमारे साथ आपको अपना अनुभव देने के लिए तैयार हैं, उनका सम्मान हो सके सही तरीके से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।